हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ लाइट क्या होता है भाई? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि जब मीडियम बदलता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होता है। और हम पढ़ेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ, स्नेल्स लॉ। सब रिफ्रैक्शन का जितना भी चीज बताएंगे सब स्नेल्स लॉ से आया है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया? इट इज फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग। It is phenomenon of bending of light. Phenomenon of bending of light. Bending of light मतलब कि वही समझिए deviation of light। एक तरह से bend कर गया मतलब deviate कर गया, अपने पाथ से भटक गया। तो phenomenon of bending of light, ठीक है, due to change in medium, when ऐसे लिख दो, when light passes from one medium to another medium, मतलब चेंज इन मीडियम। सीधे लिख सकते थे बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन का भाई डेफिनेशन। अब रिफ्रैक्शन में एक आप ट्रिक याद कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्यों होता है ये भी लिखते हैं। इट इज ड्यू टू चेंज, बोले थे ना, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। कॉमन सेंस है कि यह सारा जो मीडियम है सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास में अलग वेलोसिटी होगा, डायमंड में अलग होगा, ठीक है, वाटर में अलग होगा। तो वेलोसिटी जो है लाइट का वो बदल जाता है जब मीडियम बदलता है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे एक ट्रिक। ये ट्रिक आया कहां से? स्नेल्स लॉ से। मतलब इस ट्रिक को प्रूव भी कर सकते हैं। पहले याद करने का ट्रिक है। क्या है ट्रिक? पहले इसको देखिए और इसको ट्रिक को स्नेल्स लॉ से प्रूव भी किया जा सकता है। तो यहां पे ट्रिक एक बताया जाता है, ड्रेन। बस ऐसे याद कर लीजिए, ब्रेन ड्रेन ट्रिक है, इसका कोई मीनिंग नहीं, अभी बस ट्रिक। ड्रेन वर्ड याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है जब लाइट डेंसर टू रेयरर, मतलब कि लाइट जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगा, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। लाइट जब डेंसर से रेयरर भागेगा। और इसी का अपोजिट अब यही लिखा जाता है। एक ट्रिक है तो एक जान गए तो दूसरा तो खुद बता दीजिएगा। दूसरा क्या बता दीजिएगा कि जरूर उल्टा कीजिए। रेयरर से लाइट जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है, तो क्या होगा? अवे की जगह क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये ट्रिक आया है स्नेल्स लॉ से, जो कि पढ़ाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि याद करना है जबरदस्ती, ट्रिक है जो कि स्नेल्स लॉ से आया है। अब देखिए इसको करके बताते हैं। सबसे पहले मीडियम यहां पे डेंसर और रेयरर का मतलब क्या हुआ? दो मीडियम रहेगा हमेशा। जैसे कि समझिए पहले, जैसे कि मान लीजिए ये मीडियम है, ठीक है, चलिए ये बाउंड्री है एक्चुअली। तो पहले एक प्लेन बाउंड्री देख रहे हैं, प्लेन बाउंड्री, या बाउंड्री को इंटरफेस भी बोलते हैं। बाउंड्री है या फिर इंटरफेस है, ठीक है। अब ऊपर मान लेते हैं हवा है, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें लाइट का वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला डेंसर, जिसमें लाइट का वेलोसिटी कम होगा। तो रेयरर मीडियम उसको कहेंगे, मतलब दो मीडियम को जब कंपेयर करेंगे तो उसमें से रेयरर का मतलब इसमें लाइट का वेलोसिटी ज्यादा है और डेंसर वाला में लाइट का वेलोसिटी कम है। अब मान लीजिए कि हम लेजर लाइट ले लिए, लेट अस सपोज, एग्जांपल समझाते हैं। तो एक लेजर लाइट ले लिए। अब लेजर लाइट को मान लीजिए हम यहां ऐसे रख दें, तो यहां पे यही नॉर्मल होगा भाई,
सबसे पहले नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल माने बाउंड्री के परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, कहीं भी खींच लीजिए, क्योंकि कहीं भी खींचेगा तो पैरेलल ही होगा, कहीं भी खींचिएगा इसमें तो पैरेलल ही होगा, समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए जिसको नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब इसी पे लेजर लाइट मारते हैं ऐसे, तो अब लेजर लाइट ऐसे गया तो ये तो इंसिडेंट रे हो गया और सीधे निकल गया रिफ्रैक्टेड रे। एक्चुअली यहां पे आप देखिएगा कि जो आई है वो भी जीरो है और आर भी जीरो हो जाएगा, आई जीरो तो आर भी जीरो, लाइट सीधा निकल गया, मजा नहीं आया। करते हैं थोड़ा एंगल पे, जैसे हम डेंसर से लाइट, लेजर टॉर्च को ऐसे रखते हैं डेंसर मीडियम में और लाइट ऐसे आ रहा है ऐसे, अब ये इंसिडेंट रे हो गया, जो लाइट जा रहा है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा आई, ये इंसिडेंट रे हो गया आई आर, इंसिडेंट रे। अब बताइए क्या ये सीधा निकल जाएगा ऐसे? नहीं, जब डेंसर से रेयर की ओर लाइट जाएगा तो कैसे मुड़ेगा? नॉर्मल से दूर, तो जब ऐसे जाएगा तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के पास आएगा कि दूर जाएगा? दूर जाएगा, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, याद कर लीजिए। तो ये लाइट एकदम ऐसे चला जाएगा। अब इस एंगल को नॉर्मल से आर मान लेते हैं, साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो आई है कम है और आर ज्यादा है, ग्रेटर देन आर के तरफ है, आर ज्यादा एंगल बना दिया, दोनों बराबर नहीं रहेगा, सीधा नहीं निकल गया है। अब यही लाइट अगर हम लोग लेजर टॉर्च से ऐसे मारते हैं, मान लीजिए ऐसे, अब ये हो गया इंसिडेंट रे, जहां लाइट जा रहा है, पहले एरो देखिए, इंसिडेंट रे, ये बाउंड्री की तरफ आ रहा है, इंसिडेंट रे लाइट आ रहा है और ये आई एंगल बनाया। अब बताइए सीधा निकल जाएगा? नहीं। अब रेयरर से डेंसर, क्योंकि ऊपर वाला को हम रेयरर माने, मान लीजिए हवा, और नीचे वाले को डेंसर माने, मान लीजिए पानी, मन में। तो अब हवा से पानी की ओर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो अब बताइए नॉर्मल की तरफ तो ऐसे जाएगा, तो क्या नॉर्मल से दूर भागेगा कि टुवर्ड्स पास आएगा? तो अब यहाँ पे पास आ गया ऐसे, तो ये मान लीजिए आर है। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है इस फिगर में कि जो आई है बड़ा है किससे? आर से, जबकि यहाँ पे आर से, ठीक है। और अगर मान लीजिए नॉर्मल से आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा, उस स्नेल्स लॉ से हम लोग सब देखेंगे, पहले से ही हम बता देते हैं ताकि आप रिफ्रैक्शन का इस ट्रिक को बस दिमाग में रखिए पहले कि क्या होता है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। और बेंडिंग ऑफ लाइट में 2 केस या 3 केस आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, और मीडियम जब चेंज हो रहा है, और ये कहां से आया ट्रिक, तो बार बार बोल रहे हैं स्नेल्स लॉ से, जो कि आप देखिएगा अभी, स्नेल्स लॉ। चलिए वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रुकावट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का रुकावट हो गया, किसके लिए? लाइट के लिए। ज्यादा ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब रुकावट ज्यादा, रुकावट ज्यादा मतलब स्पीड कम हो जाएगा उस मीडियम में। किसी मीडियम का, ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब कि उसमें लाइट का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। चलिए इसको हो गया। तो 10th में भी आप सुने होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पहले हम लोग देखते हैं एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी एक मीडियम का, उसको एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से हम लोग डिनोट करेंगे, लेकिन तो म्यू या एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है। तो क्या हो गया भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, VACWM अच्छा से लिख लीजिएगा, इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। चलिए देखिए म्यू से डिनोट करते हैं और इसका होता है C/V, ठीक है, C/V। सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी हो गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिक्स है वो, न्यूमरेटर फिक्स है। V क्या हो गया? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो V हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो V हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। चलिए कितना बच्चा देख रहा है कि सबसे पहले इट इज यूनिटलेस,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ वेलोसिटी है, कट गया, ये जस्ट एक नंबर है। दूसरा, कितना बच्चा देख रहा है कि म्यू किसी भी मीडियम का हमेशा 1 से बड़ा होगा और एयर का तो 1 ही के बराबर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है ना, बाकी लाइट किसी में भी जाएगा तो डिनोमिनेटर जो वेलोसिटी है कम होगा, तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा ही आएगा किसी मीडियम का। तीसरा, जैसे कि आपको जैसे कि याद रखिए, जैसे मीडियम और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मान लीजिए वैक्यूम बोलेगा तो ये तो सबसे आसान हो गया, वैक्यूम के लिए ऊपर भी सी नीचे भी सी तो 1 ही आ जाएगा। दूसरा एयर, याद रखिए कुछ कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका भी 1 ही आएगा, एक्चुअली 1.00 समथिंग होता है, क्योंकि ये लाइट का जो स्पीड है एयर में वो भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 2.99 है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है वैक्यूम में और एयर में लाइट के स्पीड पे कोई खास फर्क नहीं है, तो ये भी सी कट के 1 ही आ जाता है। तीसरा वाटर, वाटर में 4/3 1.33। चौथा ग्लास 3/2 1.5। और पांचवा याद रखिएगा डायमंड, डायमंड 2.4। ऐसे न्यूमेरिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दिया रहता है, लेकिन फिर भी ये 5 कम से कम ब्रेन में रखें, ठीक है। अगर कोई बोले आपसे कि वाटर में लाइट का स्पीड बताओ तो निकाल दीजिएगा, एकदम निकाल दीजिएगा, v इधर आ जाएगा, म्यू नीचे आ जाएगा, तो v इज टू सी बाई म्यू, सी पता है, अब म्यू भी पता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर नहीं पता चल जाएगा, म्यू याद कर लीजिए। अभी आया है कहां से, तो फिर बोलेंगे सब स्नेल्स लॉ से आया, बताते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो पहले इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद कीजिए। अब क्या बात बोल रहा है भाई, चलिए लिख ही देते हैं पहले, देखिए इसको पहले नोट कीजिए, इसको रब करते हैं, अच्छा से लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह का रुकावट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का ज्यादा मतलब उसमें स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का हो गया, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, याद कर लीजिए फॉर्मूला। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला तो कॉमन सेंस है कि भाई बोलता है द इंसिडेंट रे, देखिए आप पूरा लिखिएगा, वैसे शॉर्ट चलिए लिखते हैं, द इंसिडेंट रे, the normal and the refracted ray all lie in same plane, सब एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, लाई इन सेम प्लेन, ये नहीं कि इंसिडेंट ऐसे है नॉर्मल ऐसे है तो रिफ्रैक्टेड आपके तरफ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट ऐसे है नॉर्मल ऐसे है तो रिफ्रैक्टेड इधर उधर कहीं भटक जाए या बोर्ड के अंदर घुस जाए, इसी प्लेन पे आएगा रिफ्रैक्टेड रे, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आपके तरफ नहीं आएगा, 2 डायमेंशनल चीज है, 3 डायमेंशनल अभी नहीं है कि ऐसे करके पलट गया लाइट। तो चलिए ऑल लाई इन सेम प्लेन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसी पे पूरा रिफ्रैक्शन का पढ़ाई है, द रेशियो ऑफ sin theta, sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant for boundary separating, constant for a boundary separating two, इसी का नाम है, इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। देखो शायद सुने हो कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई बाई साइन आर, बताएंगे अभी, μ21 कांस्टेंट, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट,
साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट समझाते हैं। फॉर ए बाउंड्री सेपरेटिंग बोलो टू मीडियम्स। तो अभी बताएंगे तुमको अच्छा से हम, वेयर μ21 को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझाते हैं। पहले बात को समझो कि अद्भुत लॉ है स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल साइंटिस्ट बहुत मेहनत से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से एक गजब का अनोखा चीज पाया, नेचुरल चीज, नेचर का चीज। आओ उसको समझते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से स्नेल ने क्या एक्सपेरिमेंट करके बहुत मेहनत से पाया। देखो क्या पाया। जैसे कोई बाउंड्री है, लेटर सपोज नीचे वाटर है और ऊपर एयर है। अब यहां अद्भुत घटना क्या होगा कि ये नॉर्मल पहले खींच को बताए थे, जो बाउंड्री है उससे परपेंडिकुलर एक लाइन दे दो। अब लेजर लाइट से मान लो कि तुम लाइट मार रहे हो कोई ऐसे, तो ये हो गया आई, बताए थे नॉर्मल से, और रिफ्रैक्शन हो गया तो ये हो गया तुम्हारा आर। ठीक, आई और आर तुम नाप लिए। अब एक्सपेरिमेंट से स्नेल ने आई और आर को मेजर किया और वाटर के केस में पुट किया साइन आई बाई साइन आर, और ऊपर एयर है नीचे वाटर है, या ऊपर वैक्यूम है नीचे वाटर है। तो जब उसने आई और आर का वैल्यू को मेजर किया और पुट किया, तो सॉल्व करने पे इसका जो मैथ्स है, सॉल्व करने पे आया 1.33। याद करो रिफ्रैक्टिव 4/3। अब यहां अद्भुत बात क्या है ना कि अब स्नेल ने इस एंगल को चेंज किया, लाइट को अलग एंगल पे मारा, तो आई चेंज हो गया, तो आर भी थोड़ा बढ़ गया, आई बढ़ा दिया तो आर बढ़ गया। फिर एक्सपेरिमेंट में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में दूसरा आई दूसरा आर को पुट किया एयर से वाटर के लिए, फिर 1.33 आया। मतलब कि तुम किसी भी, समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे तुम एंगल आई को चेंज करोगे तो कॉमन सेंस है कि आर भी चेंज होगा। लेकिन साइन आई बाई साइन आर का रेशियो वही आ रहा था एक्सपेरिमेंट में हमेशा, और यही एक्सपेरिमेंट हो गया लॉ, LAW लॉ। क्या लॉ? स्नेल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। और ये जब घटना पता चला तो इसी से हम लोग का पूरा पढ़ाई बन गया रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये अद्भुत बात जब पता चला कि किसी भी एक मीडियम के लिए साइन आई बाई साइन आर, आई बदलते रहिए आर बदलते रहिए, लेकिन साइन आई बाई साइन आर नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट होता है फॉर ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम। इसी पर रिफ्रैक्शन का पढ़ाई है। अब जैसे नीचे अगर तुम यही सोचो, ग्लास ले लेते, वाट एयर से ग्लास मारते तो यहां आता 1.5 आता एयर से ग्लास, बताए थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो अभी टेबल लिखे थे। ठीक है, तो हर अलग अलग मीडियम के लिए एक अलग अलग कांस्टेंट आएगा। आई बदलो आर बदलो, लेकिन उस पर्टिकुलर मीडियम, दो मीडियम के लिए, ठीक है ना, साइन आई बाई साइन आर हमेशा एक ही आएगा। आई बदलते जाओ आर बदलते जाओ, लेकिन वो दोनों मीडियम के लिए हमेशा। अब एक चीज और समझाते हैं जल्दी से, कैसे स्नेल्स लॉ लगाया जाता है, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। देखो टीवी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई खत्म हो गया, इसको थोड़ा और समझो पहले। नोट में फर्स्ट, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। देखो सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ बाउंड्री पे लगाया जाता है, बाउंड्री। तो ये है मान लो प्लेन बाउंड्री, अभी प्लेन बाउंड्री है, तो प्लेन बाउंड्री है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, उसका एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे जिसका नाम दे दोगे नॉर्मल। ठीक, अब मान लेते हैं कि लाइट यहां से जा रहा है या लाइट यहां से आ रहा है, चलो इधर से जा रहा है लाइट ऐसे, तो जब लाइट इधर से जा रहा है तो इसको बोलते हैं मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1। जिधर से लाइट जाएगा उसको अभी मीडियम 1 मान लो। अगर नीचे से लाइट ले जाते पहले तो नीचे वाले को मान लेते मीडियम 1। तो जिधर से लाइट जा रहा है मीडियम 1, फिर जिधर जाएगा रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम 2। तो लेट अस सपोज कि फिर रिफ्रैक्शन हो गया, लाइट ऐसे निकल गया, तो ये नॉर्मल से आई और ये नॉर्मल से आर, ये इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्टेड रे, और इसका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। दो मीडियम है और बीच में बाउंड्री है। तो देखो स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है, तराजू बैलेंस। क्या चीज का तराजू भाई, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके साइन का एंगल।
ठीक है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसके साइन का एंगल, या साइन का एंगल क्या है, साइन आई, बराबर होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल। कैसे बोले, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल बराबर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल। ऐसे स्नेल्स लॉ का इक्वेशन लिखा जाता है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय उसके साइन का एंगल इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, उसके साइन का एंगल। तो ऐसे हो गया तुम्हारा साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर म्यू बाई वन, और इसी को बोलते हैं म्यू टू वन। म्यू टू बाई म्यू वन को शॉर्ट में सिंबलाइज किया जाता है सिंबल में म्यू टू वन, मतलब म्यू टू बाई म्यू वन। और म्यू टू वन को क्या कहा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। सिंपल। तो ये याद रखना कैसे स्नेल्स लॉ बाउंड्री पे लगाया जाता है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल बराबर होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल। दिस इज हाउ यू राइट द इक्वेशन ऑफ स्नेल्स लॉ फॉर ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ। चलिए वीडियो पॉज करिए, नोट करिए। अब हम लोग नोट 2 में आते हैं। नोट 1 हो गया जो कि दिमाग में रखना है। चलो देखिए, नोट 2 क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। नोट 2 से लास्ट ईयर भी बिहार बोर्ड में आ चुका है, 2019 में ये जो अभी बताएंगे रिलेशन, बिहार बोर्ड में भी आया, सीबीएसई बोर्ड में भी हमेशा आते रहता है। सब जान रहे हो पहले से, 9th में भी सुने थे, 11th में भी हम बताए थे क्या, कि व्हेन अ वेव, अब साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, व्हेन अ वेव मूव from one medium to another, when a wave move from one medium to another, then पहला its frequency does not change, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। लाइट एक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वेव वेलोसिटी है, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे ना तीनों में रिलेशन, क्या पढ़े थे चैप्टर 8 में, v इज इक्वल टू एन लैम्डा या लैम्डा एन। v क्या था, वेव वेलोसिटी, वेव का जो वेलोसिटी, लैम्डा क्या था, वेव का लेंथ, v क्या था, वेव वेलोसिटी, और n क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसका प्रॉपर्टी है, सोर्स का, जहां से वेव पैदा ले रहा होगा, जो भी सोर्स होगा जिससे वेव पैदा ले रहा है, प्रत्येक सेकंड कितना वेव फेंक रहा है। फ्रीक्वेंसी माने नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड या इमिटेड 1 सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का प्रॉपर्टी है, सोर्स कितना वेव प्रत्येक सेकंड फेंक रहा है सराउंडिंग में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम का प्रॉपर्टी ही नहीं है। वो मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, नंबर ऑफ वेव्स नहीं बदलता है। भले वेव्स का वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन नंबर पे असर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कॉमन सेंस है कि मीडियम चेंज करने से जो वेव लेंथ है वो चेंज हो जाएगा वेव लेंथ एंड वेव वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इट्स वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी चेंजेस। चलिए क्या है भाई, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लो हम इसको समझाने के लिए एक तुमको बना देते हैं ऐसे। अब मान लेते हैं मीडियम अलग अलग है, ये कोई मीडियम 1 है म्यू आर, मीडियम 2 है म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये नॉर्मल। चलो देखो, जैसे कि मान लो कि लाइट का वेव नेचर शो करते हैं, लाइट वेव की तरह आ रहा है, देखो एकदम बड़ा सांप की तरह आ रहा है, बड़ा वेवलेंथ। अब फिर अरे ये छोटा वेवलेंथ हो गया, ये जरूर डेंसर मीडियम में घुस गया होगा। डेंसर मीडियम में वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ घट जाता है, ठीक है। तो अभी बताओ, यहां पे तुम देखोगे, अगर यहां से तुम देखते हो, चलो यहीं से, तो एक वेव का लेंथ
लैम्डा 1, और यहाँ पे कहीं भी देखो ना, यहाँ ऐसे देखोगे तो एक वेव का लेंथ लैम्डा 2 छोटा लग रहा है, और यहाँ पे वेव का वेलोसिटी v1, तो यहाँ पे वेव का वेलोसिटी बोलो क्या, v2, v1 v2 बदल गया, वेवलेंथ बदल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी जहां से लाइट पैदा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो होगा ना, कोई बल्ब या कहीं से जो लाइट आ रहा होगा, तो जो सोर्स जो लाइट पैदा कर रहा होगा वो प्रत्येक सेकंड कितना वेव फेंक रहा है सराउंडिंग में। तो मान लो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे भी n है, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी बाय द सोर्स, what is frequency, number of waves emitted per second by the source is frequency, and frequency is not the property of medium, it does not change by change in medium। तो चलिए अब यहां से क्या क्या हम लोग देख लिए, अभी हम लोग पढ़े थे पीछे μ2 by μ1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 by μ1, तो μ21 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो म्यू का क्या डेफिनेशन था, c by v, तो c by v, μ1 का क्या था, c by v, c कट जाएगा, देखो तो ऐसा दिख रहा है, μ2 by μ1 c कट जाएगा, v1 ऊपर चला जाएगा, v1 by v2। बस ये लिखने के लिए आया था 2 नंबर में लास्ट ईयर बिहार बोर्ड में, ये चारों चीज दिया हुआ था, बोला था रिलेशन लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में, बहुत इजी था, तुरंत बच्चा को लिख देना चाहिए था। अब इसी को आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम लोग देखते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा n, सब जानता है v इज इक्वल टू लैम्डा n, तो v इज इक्वल टू लैम्डा 1n लैम्डा 2n, क्योंकि n चेंज नहीं होता है ना बाबू, फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलता हो, तो सोर्स का प्रॉपर्टी है, n कट गया, तो यहाँ पे हम लोग का n कट गया, तो आ गया लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो ये एक रिलेशन है, v1 बाई लैम्डा, v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो ये भी दिमाग में रखना, इस रिलेशन से आता है हमेशा सवाल, नोट करो। चलिए हो गया, इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए अब देखिए, ये तो हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में, धीरे धीरे आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, नोट भी आप समझ गए। अब देखिए ऐसे 2 प्रिंसिपल है, जैसे कभी लिखा रहेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, बस सेंटेंस है, कभी लिखा है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, तो ये क्या बोलता है भाई, इट स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट है इस प्रिंसिपल का, इट स्टेट्स दैट light travels in straight line, ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना, सीधा चलेगा, ये नहीं कि सीधा चलते चलते ऐसे उधर मिल जाएगा, मीडियम नहीं चेंज हो रहा है। अगर होमोजीनियस मीडियम है जैसे हवा ही है, तो लाइट हमेशा कैसे चलता है, सीधा चलता है। तो सब बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इट स्टेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तब ना आप ऐसे कनकेव मिरर जो दिखाते हैं होमोजीनियस मीडियम में, तो पहले लाइट स्ट्रेट ऐसे आया, फिर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट स्ट्रेट गया, तो स्ट्रेट ही ना बना रहे हैं ये सब, लाइट स्ट्रेट, ठीक है। और याद रखिएगा पीछे इमेजिनरी पिक्चर था, वो जो वेव पिक्चर बनाए थे वो बस काल्पनिक पिक्चर है, वेव पिक्चर इज इमेजिनरी, जिसमें हम लोग डिपिक्ट करते हैं, उसको स्टडी करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इट स्टेट दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा, चलिए अब तो लाइट कभी भी याद रखना कर्व में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं, ठीक है ना, अभी ऐसे नहीं जाएगा। अगर होमोजीनियस मीडियम है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कर्व में नहीं जाएगा, होमोजीनियस मीडियम एक ही मीडियम है तो। चलो दूसरा, कभी कभी लिखा रहेगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी
ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है? तो इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट लाइट retraces its path, light ray retraces its path, light retraces its path if its path is reversed. देखो इसका मतलब क्या, लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ इफ इट्स पाथ इज रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या है भाई, आराम समझना, जैसे बहुत एग्जांपल समझा सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई लेंस है और यहां पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और मान लो इसके फोकस पे, इस लेंस के फोकस पे हम एक ऑब्जेक्ट रख दें, ऑब्जेक्ट रख दिया और तुमसे पूछे कि बताओ इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, फोकस पे। थोड़ा बहुत टेंथ पढ़े होगे थोड़ा बहुत कि भाई जब ऑब्जेक्ट तो होता है सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है, लाइट। हमेशा तुम मेरे आंख के लिए ऑब्जेक्ट हो, तुमसे क्या निकल रहा है, लाइट, तभी हम तुमको देख पा रहे हैं। या जितना भी ऑब्जेक्ट है हम सबको क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि सबसे लाइट आ रहा है। वो अलग बात है कि उन लोग का अपना लाइट नहीं है, वो बल्ब का, सूरज का, ट्यूबलाइट का लाइट है। तो कोई भी आंख के लिए सारा ये सब ऑब्जेक्ट है, ये दुनिया, क्योंकि हम सब अगर किसी चीज को देख पा रहे हैं तो उससे लाइट आ रहा है मेरे आंख में, तभी देख पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट से निकला लाइट, अब क्योंकि फोकस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाएगा। अब ऐसे स्ट्राइक किया, अब बताओ क्या होगा। अब ये प्लेन मिरर का यही नॉर्मल है, तो यहां पे तुम देख रहे होगे कि प्लेन मिरर पे आई जीरो तो आर भी जीरो, आर भी जीरो। अरे सोचो ना भाई कि अगर प्लेन मिरर है और ये नॉर्मल है, अगर हम लाइट इसी पे, लाइट ऐसे मार दे सीधा, तो इसी पे जाएगा, फिर इसी पे आएगा, इसी पे जाएगा, इसी पे जाएगा, क्योंकि आई जीरो तो आर भी जीरो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी पे मजबूरी में रिवर्स हो जाएगा लाइट, यही लिखा हुआ है, इफ इट्स पाथ इज रिवर्स्ड। अगर कुछ ऐसा हो गया कि लाइट जिस लाइन पे गया उसी पे अब उसको वापस आना पड़े, तो अब उसी पे वापस आएगा, फिर उसी पे वापस आएगा, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा। इस एग्जांपल में समझो, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बोलते हैं इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। इमेज जो है ऑब्जेक्टिव पे बन गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कुछ ऐसा हो जाए भाई कि जैसे कि तुम मिरर है, कनकेव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम लोग बात की थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर गोल घुमाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर माने क्या, सेंटर, सेंटर पे कोई भी लाइन जाता है तो नॉर्मल मतलब रेडियस, परपेंडिकुलर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट रख दें तो तुम लोग सुना होगा कि उसी पे इमेज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे रिट्रेस कर लेगा, रिट्रेस माने जिस पे आया था उसी पे वापस आएगा, रिट्रेस, जिस पाथ पे गया। कब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसका पाथ रिवर्स हो जाए, तो लाइट ऐसे गया, टकराया, अभी तो नॉर्मल है, यही नॉर्मल है, आई जीरो तो आर जीरो, तो वापस आके यहीं पे इमेज बनना होगा, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पे, कि अगर लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। चलिए नोट करिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, तो इट इज
डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, it is distance between for refraction through glass slab। देखो यहां पे समझो, जैसे कि ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसको पकड़े रहो, समझो कि तुम ग्लास स्लैब ऐसे पकड़े हुए हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर ऊपर नीचे एयर है, ग्लास स्लैब ऐसे पकड़े रहो, ऊपर और नीचे फिर एयर है, और सारा बच्चा जानता है कि अभी बताए थे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, नीचे की एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब इसका भाई एक बाउंड्री है ए बी, दूसरा बाउंड्री है सी डी। अब मान लो ये नॉर्मल, अब मान लो लेजर लाइट, अगर हम लेजर लाइट को ऐसे पकड़ दें, अब मारें, लेट अस सपोज कि हम ऐसे लेजर लाइट को ऐसे मारें, ये इंसिडेंट रे हो गया, जो नॉर्मल के साथ क्या बना रहा है, आई एंगल बना रहा है। तो अब क्या होगा, रेयरर से डेंसर, हवा से ग्लास गया ना, तो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, याद कर लो जो ट्रिक बोले थे पहले, स्नेल्स लॉ से आया वो। तो अब यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे खटाक से, तो ये बन गया आर, मान लो इसको नीचे तक। अब यहाँ नॉर्मल करो, नॉर्मल कर देना अच्छा से, ठीक है, सामने दिख ही रहा होगा, सीधा ही होना चाहिए शायद। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बने इस लाल के एकदम परपेंडिकुलर बनाना। अब डेंसर से रेयर, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ड्रेन, DREN बताया था ना, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, याद कर लो, ड्रेन। अब बात क्या है ना कि ये हो गया इमर्जेंट रे। अब बताओ ये आर है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या होगा, आर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी आर होगा। अब करना क्या है ना, इंसिडेंट रे को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे को काल्पनिक आगे बढ़ा दिए। तुम देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होगा एक दूसरा के, इसको प्रूफ किया जा सकता है स्नेल्स लॉ से। कैसे, अगर इस बाउंड्री के लिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या बोले थे, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल, पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल बराबर होता है दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन का एंगल। अब मान लेते ई एंगल ई है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ दूसरे बाउंड्री पे, अब इसके ऊपर ग्लास है और नीचे हवा है, तो अब यहां फिर से स्नेल्स लॉ लगाते दोबारा। एक बार हम स्नेल्स लॉ किस पे लगाए, ए बी बाउंड्री पे। अब हम स्नेल्स लॉ लगाने जा रहे हैं सी डी बाउंड्री पे, तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू साइन आर, देख लो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन एंगल बराबर होता है नीचे, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साइन एंगल। ध्यान से देखो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो गए, साइन साइन काटो, प्रूव हो गया आई बराबर ई। ध्यान से देखो दो बार स्नेल्स लॉ लिखे, एक बार इस बाउंड्री के लिए एक बार इस बाउंड्री के लिए, और ध्यान से देखोगे तो जो आई है वही ई है। और फिर तुम देख सकते हो ज्योमेट्री से कि आई और ई बराबर हो गया, इसका मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल हो गया इमर्जेंट रे के, ठीक। करस्पॉन्डिंग एंगल से इसको आगे बढ़ा दोगे, यहां पे भी नॉर्मल करोगे तो ये आई है तो ये भी आई, तो ये भी आई वर्टिकली। अब आई और ई बराबर मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों पैरेलल। हटाओ ये सब हम लोग को नहीं सुनना है, ये सब तो तुम सोच सकते हो। हम लोग को क्या करना है अभी, ये दोनों जो पैरेलल हो गया इंसिडेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डी, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिसका नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बस तुमको एक चीज हमको और बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा। ध्यान से देखो ये ब्लैक वाला लाइन और ये वाला लाइन जो आगे बढ़ाए थे, दोनों वर्टिकली अपोजिट होगा, ये आई तो ये भी आई, लेकिन ये वाला आर तो ये वाला कितना बच गया, आई माइनस आर। वर्टिकली अपोजिट से ये पूरा आई और उसमें से आर चल जाएगा तो ये बचा हुआ मिल जाएगा ना, आई माइनस आर। तो ये तुम्हारा होगा आई माइनस आर। चलो आई माइनस आर, क्लियर। अब चलो नेमिंग करो भाई, कुछ पी एम एन क्यू कुछ भी नाम दे दिए,
PQMN, समझ गए। अब तुम देखो इन ट्रायंगल PMQ में, देखो PMQ में साइन थीटा, साइन थीटा इसको माने परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाई 90 के सामने हाइपोटेनस PQ। तो यहां हम लोग को D ही निकालना है, तो D आ गया, समझ गया, PQ साइन I माइनस R। ठीक है, कुछ भी मान लिया यार, P मान लिया, Q मान लिया, M मान लिया, N मान लिया, कहीं मान लिया, कुछ भी। अब हम लोग को PQ चाहिए। अब PQ अगर हम लोग को आ गया तो आंसर आ जाएगा। तो अभी हम प्रूव कर देंगे। PQ होगा T दिया हुआ है थिकनेस, यह बोलना भूल गए थे कि T थिकनेस ग्लास स्लैब का दिया हुआ है, कितना थिकनेस का ग्लास स्लैब है, तो T बाई कॉस R साइन I माइनस R, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा PQ कैसे निकाले, तो देखो PQ कैसे निकाले। अगर तुम देखते हो इन ट्रायंगल PNQ, अगर तुम PNQ में देखते हो तो कौन है और 90 के सामने हाइपोटेनस, तो PQ है। तो यहां से PQ हम लोग का आ जाएगा T बाई कॉस R, उसी को पुट कर दिए। PQ इस ट्रायंगल से PQ का वैल्यू T बाई कॉस R हम पुट कर दिया, और E अपने जगह यही आ गया तुम्हारा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट T साइन I माइनस R होल डिवाइडेड बाई कॉस R। ठीक है, एक चीज देखना कि अगर तुमने लाइट सीधा मारा है ऐसे एकदम सीधा, तो I 0 हो जाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए I 0 तो R भी 0, स्नेल्स लॉ, I 0 तो R भी 0। अब I 0 R 0, 0 माइनस 0 0, साइन 0 0, मतलब लाइट एकदम सीधा निकल जाएगा, कोई लैटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कब? नॉर्मल इंसिडेंस पे अगर लाइट को मारेंगे ऐसे। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है करे कि तुमको I दे दे, म्यू दे दे, तो ऊपर तो हवा है, म्यू दिया रहेगा, I और म्यू दे दे, तो स्नेल्स लॉ से इक्वेशन लिख के अगर I दे देगा, म्यू दे देगा, तो R नहीं निकल जाएगा, तो R निकल जाएगा। फिर I और R पता चल जाएगा, T दिया रहेगा, थिकनेस हमेशा दिया रहेगा ग्लास स्लैब का, तो D निकल जाएगा। तो यही है तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, इसको यहां हम बगल में कर दिए, इसके नीचे नोट करो। अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट डे और आगे बढ़ाएंगे, अभी इतना रिवीजन करो। ठीक है।